नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका और मैं हूं आपके साथ मनोज मनु। 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जब से प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता में वापसी का कॉन्फिडेंस दिखाया है, तब से इसे 2024 के बिगुल के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद विपक्ष हमलावर जरूर नजर आ रहा है, लेकिन कुछ बिखरा बिखरा भी दिखाई पड़ रहा है। जहां एक तरफ शरद पवार और अजीत पवार की मीटिंग के बाद सियासी कानाफूसी हो रही है, तो वहीं इस नीतीश कुमार का अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने चले जाना विपक्ष के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं। उधर दिल्ली में, जी हां, उधर दिल्ली में सीट बंटवारे को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तलवारें खींचने की भी खबर है, जबकि दिल्ली में ही बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक बुलाकर 2023-2024 में होने वाले चुनाव की रणनीति अपनाई जा रही है। वहीं लाल किले से दिया गया फिर से वापसी वाला बयान प्रधानमंत्री मोदी के कॉन्फिडेंस को बता रहा है, जिससे एनडीए को लगता है कि 2024 में मोदी रिटर्न्स कंफर्म है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 का जो सपना देखा है, उससे साफ जाहिर होता है कि 2024 मोदी का अपना है। जिस तरह से लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लिए 3 संकल्प लिए हैं, उससे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। मगर विपक्ष मोदी के इस विश्वास को अहंकार बता रहा है और जमकर हमला भी बोल रहा है। 47 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। नहीं पारा तो क्या आज उनका क्या मना है? मोदी जी के आज जो झंडा अंतिम है उनका, आगे क्या होने वाला है? आगे हम लोग वो अगले साल फिर झंडा फहलाएंगे, अपने घर के ऊपर फहलाएंगे। लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे या नुक्कड़ पर कोई चुनावी रैली में बीजेपी के नेता बोल रहे थे? तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो एक ये नया बोलना शुरू किया है कि मैं तीसरी बार भी आऊंगा, ये उनका दम है, अहंकार है, मताधिकार का कितनी अवमानना है कि अभी लोगों ने वोट नहीं डाला है, पर कहीं ना कहीं असुरक्षा है, ये इनसिक्योरिटी है। वो अपने आप को समझा रहे हैं ऑल इज वेल, लेकिन ऑल वेल है नहीं। उनको अपने बारे में चिंता करनी चाहिए कि 3 नासूर है इस देश में जिसको खत्म करना है। दिमाग की तरह वो चाट रहा है, खा रहा है। वो है पहला तुष्टीकरण, दूसरा परिवारवाद और चौथा है जो भ्रष्टाचार, तीसरा भ्रष्टाचार। और तीनों को जड़ से उखाड़ के फेंकने की जो संकल्प लिया है देश की जनता ने, उसमें प्रधानमंत्री जी का हाथ बिठाए कि देश की जनता भी, इसलिए कि प्रधानमंत्री जी ने मुखातिब होकर देश की जनता को कहा कि ये सेंसिटिवनेस होना चाहिए कि तीनों चीज़ को, देश को आगे बढ़ने के लिए रुकावट है, इसको खत्म करना चाहिए। वो लोकतंत्र के लिए, गरीबों के लिए, जनहित के लिए, गरीबों के हित के लिए बहुत ही खराब सरकार रही है और उसका जो भी परफॉर्मेंस रहा है, उसमें कहीं भी किसी भी रूप में ना देश को कोई राहत मिली है, ना गरीबों को कोई राहत मिली है। तो ऐसे में इस सरकार के साथ मिलकर इस सरकार को हटाना और सरकार से ज्यादा इसकी नीतियों को नेस्तनाबूद करना, ये हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है। इन सब के बीच जनता की राय भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री के फिर से तिरंगा फहराने वाले बयान पर सियासत गर्म है और इसी को लेकर इंडिया न्यूज ने आज यानी कि 16 अगस्त को सर्वे किया है, जिसका सैंपल साइज 442 है। इस सर्वे में 361 पुरुषों और 81 महिलाओं ने हिस्सा लिया। आइए नजर डालते हैं सर्वे में पूछे गए सवाल पर आखिर जनता ने क्या जवाब दिया। पहला सवाल हमने लोगों से पूछा कि 15 अगस्त 2024 को आप लाल किले पर किसे तिरंगा फहराते हुए देखना पसंद करेंगे? पहला नाम नरेंद्र मोदी का, लोगों की राय 67.49%। दूसरा नाम राहुल गांधी का,
लोगों की राय 21.35% और तीसरा नाम अरविंद केजरीवाल का, लोगों की राय 2.91%। एक और नाम ममता बनर्जी का, लोगों की राय इनके बारे में 0.73% और कह नहीं सकते या फिर पता नहीं है 7.52%। ये सवाल। एक और सवाल हमने पूछा लोगों से कि क्या लाल किले वाले समारोह में नहीं जाकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी गलती की है? हाँ कहने वाले लोगों की राय 53.88%, ना कहने वाले लोगों की राय 25.49%, कह नहीं सकते 20.63%। ये दो बड़े सवाल हमने पूछे और दो बड़े सवाल पर राय भी आपके सामने बनी हुई है कि आखिर जनता ने क्या कुछ कहा। अब हम चलते हैं अपने मेहमानों के पास, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे यासिर जिलानी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं, सुजाता पॉल कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, नीरज कुमार प्रवक्ता हैं, एमएलसी हैं जेडीयू के, आलोक मेहता जी हैं एडिटोरियल डायरेक्टर हैं आईटीवी नेटवर्क के, और अरविंद मोहन जी हैं जो कि कंसल्टिंग एडिटर हैं आईटीवी नेटवर्क के। सबसे पहले मैं जिलानी साहब के पास चलता हूं। जिलानी साहब, ये दो बड़े लोगों से हमने सवाल पूछे और राय भी सामने बनी हुई है, आप क्या मानते हैं? देखिए, ये भारत का मूड है और भारत का के जनमानस का मूड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ दिख रहा है। वो जो बात उन्होंने लाल किले के प्राचीर से कही है ना कि अगले साल मैं फिर आऊंगा और झंडा फहराऊंगा, ये संकल्प है। ये लोगों की जो उन्होंने 9 साल पहले चिंता करी थी और अपना कर्तव्य मान के उन कार्यक्रमों को नीचे जमीन पे क्रियान्वित किया जिसका अंदाजा विपक्ष को नहीं, और 100% जो उन्होंने कहा है उसको उन्होंने पूरा किया है। वो उसका आदर्श उदाहरण अभी जब आपने सैंपल दिया लोगों के सामने, आपने बताया अपने एडिटोरियल पैकेज में, तो लोगों की जो परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट 70% के आसपास है जो नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं। और आप देखिए कि उन्होंने जो 10 प्रमुख बातें कही है, उसमें पहली 3 प्रमुख बातें हैं, उस पर अगर हम चर्चा करें तो लंबी चर्चा हो सकती है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार को राक्षस कहा है, और तुष्टीकरण जो खास करके कांग्रेस पार्टी के राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है। कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण में एक पूरी की पूरी कौम को, एक पूरे के पूरे समाज को शुरू से अपना बंधक बना के रखा, उसके लिए कभी कुछ नहीं किया। तो तुष्टीकरण पे हम तो चर्चा करेंगे कि आखिर आपने उस विशेष समाज को, मुस्लिम समाज को, जो तुष्टीकरण के पैमाना की प्रकाष्ठा पे रखा, उसके साथ आपने किया क्या? और भ्रष्टाचार, हम जानते हैं कि यूपीए की सरकार में भ्रष्टाचार का क्या कहना था। भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पे था। कोई ऐसा डिपार्टमेंट, कोई ऐसा मंत्रालय जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं था। और परिवारवाद पे अगर हम चर्चा करें तो परिवारवाद में जो सिल्वर स्पून लेके पैदा हुआ था 1900 पिछले सदी में, उसी के परिवार के अगर बंदे को ये मालूम है कि अगली सदी में भी वही उस पार्टी को चलाएगा, तो ये इससे बड़ा परिवारवाद का उदाहरण कुछ और तमाम सारे उदाहरण भी देने की कोशिश की गई। नीरज कुमार हैं जो कि प्रवक्ता है जेडीयू के, हमारे साथ मौजूद है। नीरज जी, एक सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन बातों का जिक्र किया, इस तरह की बातें अपनी अपनी सरकारों में पहले भी प्रधानमंत्री करते रहे हैं कि हम अगली बार भी अपनी सरकार की नीतियों के द्वारा, सरकार की योजनाओं के द्वारा जनता में भरोसा जताया है और हम जरूर सरकार में आएंगे। लेकिन विपक्ष को ये तमाम सारी बातें क्यों नागवार गुजरी हैं, ये हम जानना चाहते हैं। नीरज जी, आप पैच करिए ना वहां। लगता है नीरज जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। यही सवाल सुजाता जी आपसे मेरा जी, सवाल दोहराएंगे। मेरा ये कहना है कि अपनी अपनी सरकारों में कई प्रधानमंत्री रहे हैं और वो अपनी सरकारों में रहे हैं तो अपनी सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हैं। वो ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि हमारी सरकार की योजनाओं ने जनता में भरोसा जताया है और जनता ने भी सरकार पर भरोसा जताया, तो निश्चित तौर पर हम अगली बार भी आ रहे हैं और अगली बार भी हम सरकार में पहुंच रहे हैं। इसमें ऐसी क्या गलती हो गई कि विपक्ष के लोग कुछ रावण कहते नजर आ रहे हैं, कुछ तमाम तरीके मजाक करते नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि प्रधानमंत्री
अपनी बौखलाहट को दिखा रहे थे। जब वे राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे तो वो भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने लगे। ना तो म से महंगाई, ना म से महिला, ना म से मणिपुर निकला उनके मुंह से। अगर निकला केवल शब्द बोल देने से भाव जो है वो पूरी तरह से नहीं सामने आते, मगर सामने आ गया कि इन्हें महिलाओं से कोई लेना देना नहीं। पहलवान बेटियों का जिक्र नहीं हुआ, जिन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, दुराचार हुआ, उनके बारे में एक शब्द नहीं। अब महंगाई के बारे में भी बता देते, महंगाई को कैसे कंट्रोल करेंगे भाई। जब इतने भ्रष्टाचार की इन्होंने बात करी तो भ्रष्टाचारी सरकार ही तो मणिपुर में बैठी हुई है, वरना तो अभी तक अगर किसी और राज्य में होती तो सरकार बर्खास्त हो गई होती, अगर विपक्ष की सरकार होती। लेकिन जो भ्रष्टाचार की इन्होंने बात करी, तो मैं कुछ बातें बिल्कुल साफ कर दूं। भारतीय जनता पार्टी म से मुंगेरी लाल के सपने दिखा रही है और यही प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जब बात करते हैं भ्रष्टाचार की ना, तो दिसंबर 2017 में आपको याद करा दूं कि एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने उन 18 आरोपितों को बिल्कुल बरी कर दिया। सुजाता जी, बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी है, बहुत तमाम सारे मैं आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा, बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी। नीरज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता जेडीयू के। नीरज जी, ऐसा क्या कह दिया प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कि विपक्ष को उनका भाषण पच ही नहीं रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मनु जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब यह बोलते कि भाई जनता अगर 2024 में हमको मौका देगी तो हम आएंगे, लेकिन यह कहना कि हम आएंगे तो चुनाव आयोग को भंग कर देना चाहिए ना। कोई इसकी जरूरत नहीं है संवैधानिक संस्था का। और ये परिवारवाद पर बोल रहे हैं, मैं आज उसी पर जरा सा आना चाहता हूँ। हम आपसे जानना चाहते हैं मनु जी कि अनुराग ठाकुर के पिताजी का नाम प्रेम कुमार धूमल ही है, लेकिन दूसरा नाम है। पिताजी का नाम उनका क्या है? वो बीजेपी के नेता थे। प्रेम कुमार धूमल क्या बीजेपी के नेता थे? उन्हीं के बेटा है अनुराग ठाकुर। हम यह जानना चाहते हैं कि किरण रिजिजू किसके बेटा है? क्या वो भाजपा के नेता के बेटा है? हम यह जानना चाहते हैं कि साहेब सिंह वर्मा तो दिल्ली में मुख्यमंत्री थे ना, उन्हीं के बेटा है ना। आज सांसद है प्रवेश वर्मा जी। प्रवेश वर्मा जी किसके बेटा है? दुष्यंत सिंह किसके बेटा है? वसुंधरा राजे सिंधिया के ना, कि दूसरे के हैं? मैं बड़ा तीखा टिप्पणी करता हूँ जी। मैं पूछ रहा हूँ कि परिवारवाद पर नरेंद्र मोदी अगर बोल रहे हैं तो इन नेताओं की लंबी फहरिस्त है। क्या इसके माता पिता भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं? अगर ये भारतीय जनता पार्टी के नेता है तो ये परिवारवाद है कि नहीं, जरा हमको समझाइए। और दूसरी बात, भ्रष्टाचार ये बोल रहे हैं तो अजीत पवार जी, हम लोग के गांव में सत्यनारायण स्वामी का पूजा होता है, तो हम नहीं जानते हैं कि ईडी उनके यहाँ सत्यनारायण स्वामी का पूजा करने गया था या नवरात्र का पाठ करने गया था। भाई आप ही 4 दिन पहले बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? और आप कह रहे हैं कि 1000 वर्ष से ये देश गुलाम है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपको लाल किला पर नहीं जाना चाहिए था। वो तो शाहजहां ने बनवाया, 1600 के ईस्वी में बना, उसको तो आप गुलामी का कालखंड मानते हैं, तो उस पर जाकर झंडा कैसे फहरा रहे थे आप? यासिर साहब, नीरज कुमार जी बड़ी तैयारी करके आए, पूरी फहरिस्त, पूरी लिस्ट तैयार करके आए। जवाब आपसे नहीं, हम केवल माता पिता का नाम जानना चाहते हैं कि भाजपा में है कि नहीं। यासिर जिलानी साहब, परिवारवाद के लिए इससे बेस्ट तरीका कुछ नहीं है। माँ पिता का नाम अगर वही है तब, अब अगर मान लीजिए नामों बदल गया हो तो बात अलग है। आलोक जी हमारे साथ मौजूद हैं, यासिर साहब नहीं है, कुछ तकनीकी खामी रही है। आलोक जी, ये तमाम सारी बातें हैं, लाल किले की प्राचीर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण, उन भाषण में तमाम सारी बातें, उनमें से कुछ बातें ऐसी जिनका जिक्र नीरज कुमार कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, इस तरह के जब भी कोई राजनीतिक भाषण होगा, प्रतिपक्ष क्या कहेगा? प्रतिपक्ष कोई तारीफ तो नहीं करेगा जी। और जो अपेक्षाएं हैं, और मैं इतना ध्यान दिलाऊंगा क्योंकि अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने जो बात कही, नीरज जी ने जो बात कही, वो तो है ही। परिवार आज भी सब जगह हर पार्टियों में रहे हैं, उसमें फिर लगातार एक ही पार्टी के नेता वही उनके उत्तर तो नहीं है। नीतीश कुमार जी तो किसी के पुत्र नहीं थे, इसलिए ये देखा जाए तो ऐसे कई नेता हो सकते हैं जो नहीं है, लेकिन लालू यादव जी का पूरा परिवार है, अखिलेश जी के पूरा परिवार है, तो हम उस पर बहस में नहीं जाते। प्रधानमंत्री के भाषण पर मैं 2 बातों पर ध्यान दिलाऊंगा। अशोक गहलोत जी का, यदि चाहेंगे नीरज जी, या कांग्रेस के नेता, उनका भाषण, चूंकि वो हमारे बहुत पुराने परिचित, जब वो
यूथ कांग्रेस में थे तब से मैं उनको जानता हूँ। वो अभी इन दिनों में लगातार ये कहते हैं कि हम आ रहे हैं, हम आएंगे और हम आपका ये करने वाले हैं। तो इसमें कमलनाथ जी कहते चलिए आप वहां सत्ता में नहीं है, वो जो बात कहेंगे तो आप कहेंगे वो पद पर तो नहीं है, लेकिन बघेल जी भी यही कह रहे हैं। आप तो मनु जी आप देखते भी है उनके चैनल को बराबर यहाँ से ऑपरेट बने वो नियंत्रित करते हैं। तो हमने उस तरह के भाषण देखे और प्रधानमंत्री का इंदिरा गांधी, देखिए नेहरू के भाषण भी मेरे पास आज भी रखे हुए हैं। हो सकता है नीरज जी जैसे कई लोग बिहार में बहुत ही काबिल लोग हैं तो उनके पास भी होंगे इंदिरा गांधी के भाषण। 10 साल बाद नेहरू को तो माना जाता था ना कि उन्होंने सारे आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में उनको कांग्रेस याद करती है। तो तब वो कहते थे कि आज से 15 साल बाद हम ये करके देंगे, हम आपको ये ला करके देंगे। इंदिरा जी गरीबी हटाओ के बारे में, भ्रष्टाचार पर भी चाहे उनके ही पार्टी पर आरोप लगे हो लेकिन वो भी इसी महंगाई पर भी उनके भाषण मेरे पास भी आज भी दर्ज है, कोई भी देख ले। तो जो नरसिंह राव रहे हो, देखिए जो प्रधानमंत्री होगा वो ये तो कहेगा ना, जिसको एवरेस्ट जाना है वो ये कहेगा बेस कैंप पे जाके। कल मध्य प्रदेश के एक दंपत्ति एवरेस्ट जाने के लिए थे लेकिन मौसम खराब होने से वो वहां अंतिम पड़ाव पे अभी नहीं पहुंचे, शायद आजकल में पहुंच जाए। तो लक्ष्य तो उनका एवरेस्ट ही था ना, ये कहे नहीं एवरेस्ट नहीं जा रहे हम तो रास्ते में जहाँ होगा मौसम खराब वापस आ जाएंगे। ये कोई भी नहीं कहता है जो सत्ता में हो और प्रतिपक्ष में भी उनको पूरा हक है। नीतीश जी, ममता जी, राहुल जी कह रहे हैं अब तो ये जा रहे हैं, अब तो हम ही आएंगे और हम आपको ये दे देंगे गारंटी। प्रियंका जी बाकायदा गारंटी दे रही हैं कि हम आपको दे देंगे, लेकिन वो पद पर नहीं है। लेकिन जो पद पर है वो भी ऐसी बात कहते हैं। तो इस पर इतना विवाद से ज्यादा एक लड़ाई जनता के बीच में कौन अच्छे उम्मीदवार है, यदि उसकी विचार होता परिवार से हट करके यदि कुछ और लोग अच्छे सामने आते हैं तो आप देखिए ना, इतना तो सही है कि मुद्दा तो रहा है और मुद्दा रहेगा अनंत काल तक। ऐसा तो नहीं है कि नहीं रहेगा। बिल्कुल मुद्दा है और मुद्दा रहेगा। सुजाता जी मैं आपके पास आऊंगा लेकिन यासिर जिलानी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। यासिर साहब, जो बातें नीरज जी ने उठाई, जिस तैयारी के साथ नीरज जी आए हैं वो आपने संभवतः सुन ही ली होंगी, उस पर आपका जवाब, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए मुझे लगता है कि नीरज जी को थोड़ी सी और तैयारी करने की जरूरत थी। जिन जिन लोगों के नाम लिए हैं उनका थोड़ा पृष्ठभूमि देखिए। अनुराग ठाकुर जी और उनके भाई को संसद मंत्री मिल रहा है जी। उनके पिताजी ठीक है कि मुख्यमंत्री थे, लेकिन किसी के तो ये मालूम है जो 1900 में जो पार्टी शुरुआत हुई मोतीलाल नेहरू, उनकी 5वीं पीढ़ी भी आके राष्ट्रीय अध्यक्ष 2019 में बनेगी। ये परिवारवाद की सबसे बड़ी पराकाष्ठा वाला उदाहरण। लालू यादव जी ने एक पार्टी बनाई जिनको मालूम है कि उनके बेटे और बेटे के बाद बेटे को ही पार्टी का अध्यक्ष और पार्टी की कुर्सी मिलेगी। ये परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण। मुलायम सिंह यादव के बेटे मुलायम सिंह यादव का परिवार ये परिवारवाद के सबसे बड़े उदाहरण के रूप में सामने आता है। परिवारवाद को आप समझने की जरूरत है। परिवारवाद पे आप चर्चा करके, कटाक्ष करके, उस पे हमला करके भारतीय जनता पार्टी को आप कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे, आप खुद कटघरे में खड़े हो रहे, क्योंकि आपने जो इंडिया I.N.D.I.A फुल स्टॉप के साथ जो इंडिया एक गठबंधन बनाया है, जो घमंडिया है, उसमें जो लोग हैं उनकी राजनीतिक चरित्र पे अगर चर्चा करी जाए तो वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी के काम से, जो जनमानस के हित के लिए प्रधानमंत्री ने अपना दृढ़ संकल्प लिया हुआ है और पिछले 9 साल से लगातार वो काम कर रहे हैं। अभी हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि अहंकार नहीं है, वो जो उन्होंने काम किया है, जनमानस के साथ संकल्प किया था उसको पूरा किया है। उस जनमानस ने उनको 2019 में भी वापस किया है और 2024 में भी वापस करेगा। उस आधार पे उन्होंने कहा है कि अगले साल मैं झंडा फिर फहराऊंगा। ये अहंकार नहीं है। जी नीरज जी आपके पास आऊंगा, लेकिन अरविंद मोहन जी हमारे साथ बने हुए हैं, एक प्रतिक्रिया उनसे ले लें। अरविंद जी, भारतीय राजनीति की एक सच्चाई है, अरविंद जी भारतीय राजनीति की एक सच्चाई है और वो सच्चाई ये है कि हर राजनीतिक पार्टी और उस राजनीतिक पार्टी का मुखिया वो अपने चुनाव जीतना चाहता है और चुनाव जीतने के लिए जो संभव होता है वो राजनीतिक पार्टियां करती हैं। उसमें राजनीतिक शुचिता की बात कहीं पीछे छूट जाती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए तो तमाम राजनीतिक शुचिताओं को उन्होंने आगे रखा, जिसमें परिवारवाद एक कारण था, भ्रष्टाचार एक कारण था, अब और उसमें यह भी था कि एक उम्र के बाद राजनीति में नहीं होना चाहिए।
लेकिन अब जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, करीब करीब वही चीजें बीजेपी के लिए परेशानी बन रही हैं और विपक्ष उस पर कटाक्ष कर रहा है, चाहे वो परिवारवाद हो, भ्रष्टाचार हो या उम्र का बंधन हो, क्योंकि आने वाले जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, ऐसी जानकारी है कि उसमें उम्र का बंधन पार्टी खत्म कर रही है। उभार के लेके आ रहे हैं। अरे चुप कराइए ना, इनको ये बोलते अरविंद जा जी, रहे यासिर हैं। साहब रुकिए जरा। 5 नंबर की आर्थिक शक्ति है और 2000 से यासिर साहब थोड़ा रुकिए। मुझे बोलने नहीं दे रहे और वो बोलते जा रहे हैं, आप उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री पूरा का पूरा जो यासिर साहब थोड़ा रुकिए आप। जो उसको उन्होंने बखान किया है, मुझे भी इतना समय देंगे बोलने के लिए अरविंद जी, या नहीं? असल बात मुझे ये इतना है, समय देखिए, देंगे या ऐसे ही अभी बुलाया हम है? आपके पास सुजाता जी, आपके पास आ रहा हूँ। प्रधानमंत्रियों की तुलना कर रहे हैं और नाम सबका आ रहा है, तो नेहरू से तुलना करने की मुझे लगता है कोई बहुत जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो कुछ मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा तक पहुंचते रहे हैं। कम आते थे, उस तुलना में नरेंद्र मोदी ज्यादा आए हैं। लेकिन ये नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स है, ये इसको नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स का हिस्सा मानना चाहिए कि वो ऐसी बातें बोलते हैं। और कल के ही भाषण में मेरे ख्याल से एक यही मुद्दा नहीं था कि मैं अगली बार लाल किला आऊंगा, तो कई और सारी चीज, जैसे गरीबों की संख्या कल उन्होंने जो गरीबी रेखा के ऊपर उठने की बात कही। अमेरिकी पार्लियामेंट में वो 42 करोड़ बोल रहे थे, कल 13.5 करोड़ बोले। 80 करोड़ लोगों को अन्न देने की बात करते हैं। तो अब ये कंट्राडिक्शंस हैं, विपक्ष इन चीजों पे नहीं जाके उसको ये चुभता है कि कैसे वो अनाउंस कर रहे हैं कि अगली बार आएंगे। और ये असल में उनका आत्मविश्वास कहिए या डर कहिए, दोनों चीजें हो सकती हैं। लेकिन मुझे कल उनका आत्मविश्वास ज्यादा दिखा। वो जिस भरोसे से बात कर रहे थे, वो आमतौर पे करते हैं बहुत भरोसे से बात, और कई गलत बातें भी मैं मानता हूं कि वो बोल जाते हैं उसी रौ में, उसी भरोसे से। लेकिन कल वो बहुत ही जबरदस्त भरोसे से बोल रहे थे। और एक बार नहीं, कम से कम 4 बार उन्होंने मोदी कहा कि मोदी है, मोदी ये करेगा, मोदी, और लोगों को परिवार, ये एक बदला हुआ टोन था कल उनका। और वो निश्चित रूप से उनको कुछ और चीजें दिखाई दे रही होंगी पॉसिबली, और इस सत्ता में बैठे लोगों को कई बार भ्रम भी होता है और कई बार चीजें ज्यादा भी दिखती हैं। आपका सर्वे भी मेरे ख्याल उसी चीज को पुष्ट कर रहा है जो वो देख रहे थे, और उसी भरोसे पे वो ये बात बोल रहे हैं। वो ये भूल गए कि प्रधानमंत्री हैं और इस तरह की एक मर्यादा की लाइन है कि अगले साल का अनाउंसमेंट हम अभी कैसे कर दें जी। और लेकिन उन्होंने अपनी योजनाओं को और 47 का सपना दिखाते दिखाते ये बातें कही। तो मेरे ख्याल से ये उनकी आदत का एक हिस्सा है, उनके बोलने की शैली का एक हिस्सा है। तो उससे ज्यादा चीजें ऐसी थी जिनकी आलोचना हो सकती थी, उनसे ज्यादा, जैसे औरतों, वुमेन लेड डेवलपमेंट, कई सारी ऐसी चीजें हैं। अब ये अलग बात है कि मोदी जी जितना भी समाज में अच्छा होता है सबको अपने हिस्से में गिन लेते हैं। कल उन्होंने गुरुद्वारों के भोजन को भी अपने हिस्से में गिन लिया कि गुरुद्वारों ने भोजन करा के, जैसे वो उनके सरकार की उपलब्धि हो। तो जो अच्छी प्रवृत्तियां हैं उनको पहचानना, समाज की ताकत को पहचानना, ये उनका गुण है। औरतों के डेवलपमेंट वाली बात उन्होंने जिस तरह से कल कही वो काफी पावरफुल, तो अच्छी बातें। हाँ, तमाम सारी चीजें हैं जिन पर सवाल उठाए जा सकते थे। असल में कुछ और भी सवाल, अरविंद जी, कुछ और भी सवाल हमने पूछे हैं जनता से, एक बार वो जनता के सामने लेकर आते हैं। तीसरा सवाल जो हमने पूछा था, क्योंकि 2 सवाल हम दिखा चुके हैं, तीसरा सवाल है कि क्या परिवारजनों के संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 का मास्टर स्ट्रोक चल दिया है? हाँ कहने वाले लोगों की राय 67.23%, ना कहने वाले लोगों की राय 21.36%, कह नहीं सकते या फिर पता नहीं है 11.41%। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और एक और चौथा सवाल जो हमने पूछा, वो चौथा सवाल था, क्या प्रधानमंत्री मोदी की विश्वकर्मा योजना से ओबीसी वोट एनडीए के खाते में आएगा? हाँ कहने वाले लोगों की राय 62.14%, ना कहने वाले लोगों की राय 25.97%, कह नहीं सकते या पता नहीं है 11.89%, क्योंकि विश्वकर्मा योजना का जिक्र किया गया था। 5वां सवाल भी हमने लोगों से पूछा, वो 5वां सवाल था कि क्या आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने देश का विकास किया है और वे सबसे योग्य नेता हैं? हाँ कहने वाले लोगों की राय 69.64%, ना कहने वाले लोगों की राय 20.39%, कह नहीं सकते या पता नहीं है 9.97%।
ये तीन और सवाल थे जो हमने पूछे। सुजाता जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुजाता जी, आप अपनी बात करना चाहती थी, बताएं। धन्यवाद, और उम्मीद कर रही हूँ कि मुझे अपनी बात पूरी करने देंगे अपनी बात। भाजपा के प्रवक्ता ने दो बार बोला और बहुत लंबा समय लिया। मैं ये कह संक्षेप में रही हूँ रखिएगा जी, पर समय थोड़ा दीजिए। तो जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जी के, तो जो उन्होंने आरोप लगाया उसके विषय में तो बताना होगा ना जनता को, आपके कार्यक्रम के माध्यम से। भ्रष्टाचार पे जब उन्होंने बात कही और जिस बात को लेकर वो इस सरकार को बनाए 2014 में, उसी के बारे में बता रही हूँ कि सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने उन 18 लोगों को अक्विट किया, क्योंकि 2G स्पेक्ट्रम के मैटर में किया या नहीं किया। याद करिए, सीएजी विनोद राय, उन्होंने संजय निरुपम जी से कोर्ट में अनकंडीशनल माफी मांगी और ये कहा कि जो मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि इन्होंने आके मुझे कहा कि भाई आप मेरा नाम हटा दीजिए, और उनकी बदनामी जो हुई थी उसमें उन्होंने माफी मांगी। अगर 9 साल में आप ईडी, सीबीआई और आईटी के मैटर्स देख लीजिए तो मुझे बता दीजिए एक भी केस, 9.5 साल होने को आए हैं, एक भी ऐसा केस जिसमें किसी को सजा हुई है। तो सरकारों को गिराने के लिए जो काम उन्होंने किया वो भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आएगा। सही सी बात है, क्योंकि वो मोदी जी ने किया। लेकिन मोदी जी का ये कहना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो केवल ये कहते रहे कि मोदी ये करेगा, मोदी ये करेगा। देखिए, चुनावी भाषण था, इसमें कोई दो राय नहीं, और चुनावी भाषण नहीं होना चाहिए था। राष्ट्र को संबोधित करते हुए अगर आपकी जो अचीवमेंट है उसके बारे में बात बताना चाहते हैं, वो निश्चित तौर पे किसी भी प्रधानमंत्री को बताना भी चाहिए। लेकिन ये जो घमंड है ना, वो IMeMyself.com, मैं, मेरा, मुझ में, मुझसे, इससे दिक्कत होती है। अगर आपको मैं कहूं कि भाई इनको समझने के लिए केवल ये पुस्तक काफी है, ये पुस्तक मैं कई बार पढ़ चुकी हूं, और ये क्या है, अ बंच ऑफ थॉट्स, MS गोलवालकर। इसमें जो बातें कही गई है वही आज देश में हो रही है, क्योंकि इंटरनल थ्रेड्स में इन्होंने 3 लोगों को बताए, जो माइनॉरिटीज के 2 हैं और एक कम्युनिस्ट को बताया। तो आप देख लीजिए, इनका चाल चरित्र चेहरा उसी में जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री जब 1000 साल की बात करते हैं ना, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पहला कंपैरिजन तो है, हिटलर ने भी अपनी एक भाषण में कहा था कि 1000 सालों में कोई क्रांति अब नहीं होने वाली, क्योंकि मैं आ गया हूं और मैं सब। जलानी साहब, जवाब दे दीजिए संक्षेप में। संक्षेप में यासिर साहब, यासिर जलानी साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? देखिए, सबसे पहले मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को कहूंगा कि बंच ऑफ थॉट पे एक तरीके से आपने 2019 में भी कंफ्यूजन पैदा किया और आपको हार हाथ लगी। हाँ, आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बोलिए। पढ़ लीजिए पहले बंच ऑफ थॉट्स, आपने पढ़ा नहीं होगा, यकीनन कह रहे हैं। और ये इनकी गुलामी की मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वालों। राष्ट्रीय संचालक आदरणीय मोहन भागवत जी ने अपना एक वक्तव्य दिया था इन सारी चीजों पे, उसके बाद सब कुछ भारत के अंदर क्लियर हो गया। बार बार कांग्रेस वही उनका जो एक राग अलापना है आरएसएस के खिलाफ, आरएसएस को गालियां देना, भारतीय जनता पार्टी को गालियां देना, इससे आपके वोट में बढ़ोतरी नहीं हो रही। गाली कौन दे रहा है? लोग आपसे छूटते जा रहे हैं। आप देखिए कि आपने अपनी जो आपकी राजनीतिक चरित्र, राजनीतिक विचारधारा आपकी रही है, उससे आपने कितना गठबंधन में जिन लोगों से हाथ मिलाया है, वो कहां कितना आप खुद गिरे हैं। आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आज पिछले 4.5 साल से राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत वर्सेस पायलट सबने देखा है, पूरे राजस्थान ने देखा है। छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है सबने देखा है, उसमें भी चर्चा भारत के लोग कर रहे हैं और भारत के लोग इंतजार कर रहे हैं आने वाले 5 इलेक्शन में। और जो जनरल इलेक्शन आने जा रहा है जिसमें वैकेंसी खाली नहीं है किसी भी पार्टी के लिए, संपूर्ण और पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी जी चुनाव मत कराओ, फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। नहीं यासिर साहब, यासिर साहब, एक बात तो ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी के साथ जिसकी सरकारें हैं वो आपको ठीक लगती हैं, वहां की योजनाएं आपको ठीक लगती हैं। कल तक सुशासन बाबू आपके साथ थे, नीतीश कुमार साथ थे, आप नीतीश कुमार की तारीफ करते नजर आ रहे थे। अब नीतीश कुमार आपके साथ नहीं है तो आप उनकी आलोचना करते हैं। नीरज साहब, ठीक कह रहा हूं ना मैं? मनु जी, हमने साथ नहीं छोड़ा। नीतीश कुमार को तो हमने बहुत लंबा समय दिया है
एक लंबा जो उनकी राजनीतिक कालखंड का पूरा उनके जीवन और उनके राजनीतिक कालखंड में भारतीय जनता पार्टी ने उनको बहुत नीचे से सपोर्ट करके ऊपर लेके आए। उन्होंने साथ छोड़ा, वो उनको लगा कि वो बहुत बड़ा बदलाव लेके आ जाएंगे उन लोगों नीरज जी मेरी आवाज आप तक मिल रही है? नीरज जी, कल तक यासिर जिलानी साहब और उनकी पार्टी आपकी तारीफ करती थी, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया? अब ऐसा क्या हो गया कि आपकी आलोचना होने लगी? आज उनके दो बेटों के लिए भारतीय जनता कुमार पार्टी ने अपनी राजनीतिक व्यवस्था को बदल मोहन जी ने विस्तार से बताया कि कौन सारे ऐसे सवालात हैं। भाई तो वाजपेयी जी ने इनको राजधर्म बताया था। अब ये तो उनसे पूछिए कि वो क्यों इस तरीके से उन्होंने क्यों अपने आप यह बता देते क्या इनको इंडिया से परहेज है। 18 सितंबर 1948 को संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रस्ताव लाया, इंडिया दैट इज भारत। इसका मतलब अंबेडकर से आपको परहेज है। और दूसरा कि जिलानी साहब जरा अपने इतिहास को इंडिया से परहेज नहीं है, I.N.D.I.L से परहेज है। तो इंडिया फुल स्टॉप के साथ, इंडिया कभी फुल स्टॉप नहीं हो सकता। इंडिया को फुल स्टॉप के साथ आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। भारत एक राष्ट्र पहुंचे हैं, वे भले ही हमारे हाथों में तिरंगा को थमा देंगे। 3 का आंकड़ा अपने आप में अशुभ है और एक ऐसा झंडा जिसका 3 रंग से बेहद मनोवैज्ञानिक खराब असर डालेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के मातृ संगठन आरएसएस का मंतव्य है। तो विश्वगुरु नीरज साहब, हम आरएसएस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण क्या है, भाषण में कही गई बातों का जिक्र कैसा है, उसमें जिन योजनाओं का जिक्र किया है उसे लेकर देश क्या सोचता है, राजनीतिक पार्टी देश की क्या कहती है? एक योजना नहीं। मनु जी, ये इनको आरएसएस पे चर्चा करने दीजिए, ये आरएसएस को गाली देने दीजिए। ये जितना आरएसएस को भला कहेंगे, भारत की जनता, बिहार की जनता इन्हें सबक सिखाए। भारत की जनता और बिहार की जनता जदयू को और ये जो घमंडिया। आलोक जी, एक संक्षेप में आपसे जवाब चाहता हूं, क्योंकि विपक्ष बार बार इस बात का आरोप लगाता है। विपक्ष कहता है कि देश के प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव पर जब बोलते हैं तो वो देश की जनता को संबोधित करते हैं, सांसदों को और संसद को संबोधित नहीं करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाते हैं तो वहां पर भी वो देश की जनता को संबोधित करते हैं, वो वहां के लोगों को संबोधित नहीं करते हैं। तो इसे हम कैसे देखें? ये एक रणनीति है या फिर जो विपक्ष आलोचना कर रहा है वो सही है? लगता है आलोक जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। जी किससे सवाल किया? जी आप ही से सवाल है। साथ में जिलानी जी लगातार बोल रहे थे तो हमें पता ही नहीं चला कि आप सवाल किससे कर रहे हैं। जी आप ही से। ये सही है कि हाँ, ये जो जी हाँ, कोई बने, सबका अपना पार्टी अब इस समय इतनी साल भर पहले से ही बिल्कुल चुनावी अखाड़े में उतर गए हैं। हम लोग एक निष्पक्ष भाव से, जो अरविंद जी ने भी कहा, ये सही है कि राजनीति में यदि आप उम्मीदवार नहीं, आप जो कार्यक्रम है कितना उसका क्रियान्वयन हुआ और आगे क्या कर सकते हैं, इसी आधार पर कर्नाटक में मान लीजिए कांग्रेस को जीत हुई है। उस तरह के मुद्दों से ज्यादा सफलता जनता में मिल सकती है, चाहे वो कोई भारतीय जनता पार्टी यदि जयपुर राजस्थान में देखती हो या दूसरे प्रदेशों में देखती हो, वो तभी संभव होगा। लेकिन हम इसीलिए इस बात को कहते हैं कि मीडिया की बहस में भी केवल अब आप ये निकालें कि आज से 100 साल पहले ऐसा हुआ, 1000 साल पहले ऐसा हुआ, नहीं। असली बात यह है कि जनता तो अब इस पर फैसला करेगी कि आपने हमको यदि टमाटर महंगा मिला तो हो सकता है जनता नाराज हो। लेकिन आपने देखा खड़गे जी, लाल जी, मैंने इतने सालों से मनु जी देखा है, ये मेरे याददाश्त के हिसाब से पहला अवसर है जब पार्टी के अध्यक्ष प्रतीकात्मक ही होता, थोड़ी देर के लिए ही जाते, मतलब 1-2 घंटे तो बताना था। पार्टी के कार्यक्रम हर साल होते रहे कांग्रेस मुख्यालय में, आज नहीं है। लेकिन उनका न जाना, जो हमारे सवाल में भी पूछा गया था आपने अपने प्रश्नोत्तर में, और जनता का भी राय ये थी कि आप इस तरह पे उसमें कम से कम अपना बड़ापन तो दिखाइए। यदि कोई गलती भी हो रही है तो एक पार्टी का, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी अपने को मानती रही है और पहले सत्ता में भी रही है, वो कई बार हमने ऐसे अवसर देखा है जब प्रतिपक्ष सुषमा जी प्रतिपक्ष में थी, अटल बिहारी वाजपेयी थे, अडवाणी जी थे, या और सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे, वो सब लोग ऐसे मौके पर यदि वो प्रतिपक्ष के नेता हैं तो जाते रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कि इस समय
हम तो ये भी, मैं तो कई बार अपने चैनल पे भी बोला हूँ कि जी। मणिपुर हो या जी, हरियाणा जी, जी। हो, सर्वदलीय लोग क्यों नहीं जा सकते? क्यों जरूरत है? सही कहा। और इस बात की आलोचना भी हो रही है लगातार कि कम से कम इतनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पहुंचना चाहिए था, समय का अभाव है। मैं शुक्रिया करूंगा सभी लोगों का जो इस कार्यक्रम में मेरे साथ शामिल रहे। तमाम मुद्दों पर चर्चा की। चर्चा इस बात को लेकर भी हुई कि जो भाषण लाल किले की प्राचीर से दिया गया उसमें पक्ष की अपनी बातें, विपक्ष के अपने तर्क हैं, लेकिन इन सब के बीच 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वो अगले साल फिर लाल किले से देश की जनता को सरकार और देश की कामयाबी की कहानी सुनाएंगे। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार 2024 में एनडीए की सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री मोदी खुद प्रधानमंत्री बनेंगे। मुंबई की जनता क्या सोचती है यह जानना जरूरी है, इसलिए हमने मुंबई के हर तबके से लोगों की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की कि वो इस मसले पर क्या सोचते हैं। सुनिए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितने योजना गरीबों के लिए खासकर लागू किए, जैसे जनधन योजना है, हर घर में जल योजना है, ये बहुत ऐसे जो योजना है वो बहुत प्रभावकारी योजना है। लोगों को लोन मिला है, मुद्रा लोन है, लोगों को घर मिला है, हाउसिंग की योजना है, ये सब गरीबों को मिला है, इसलिए लोग प्रभावित है। घरेलू और बाहरी स्तर पर मोदी जी ने देश का कद बहुत ऊपर किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और विपक्ष का जहां तक सवाल है तो विपक्ष आपस में ही बिखरा हुआ है। मोदी जी का विपक्ष से कोई लड़ाई नहीं है। मोदी जी अपने किए हुए कार्यों के बदौलत चुनकर आएंगे। उस योजना से लोगों को घर घर पानी पहुंचा है, गाँव से लेकर और दूर देहातों में। मोदी जी, हाँ बोलो, मोदी जी आएंगे, जरूर चुन के आएंगे 2024 में। अब बहुत अच्छा काम कर, सब बाहर गांव का सब सिस्टम ला के कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, जैसा कि आपने देखा होगा, जो 100 साल में बहुत बड़ी विपत्ति आई थी जिसको हम कोविड काल कहते हैं, अगर ये मोदी सरकार नहीं होती तो ना जाने भारत का क्या होता। काफ़ी सारे जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स थे उन्होंने तो बहुत सारे ऐसे आंकड़े दिए थे कि इतने लोगों की मौत हो जाएगी, ये हो जाएगा, हाहाकार मच जाएगा। लेकिन बाय गॉड ग्रेस मोदी जी की सरकार होने की वजह से, मोदी जी के होने से उन्होंने हमारा जो देश है, जो दुनिया में आज के टाइम में सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है, उसको इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने कोविड काल में निकाला और दुनिया में सबसे तेज़ी से और सबसे पहले हमारे देश के लोगों को ही वैक्सीन की डोसेस लगी है। इसके अलावा मैं और भी कहना चाहूँगा, मोदी सरकार में, जब मोदी सरकार पावर में आई थी 2014 में, तब भारत की जो इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था थी, वो 10वें रैंक में थी और आज 5वें रैंक में आ जाएगा। और इसीलिए मैं इतना सर्टन और श्योर हूँ कि 2024 में भी मोदी सरकार ही आएगी और आज जो हम कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था 5वें रैंक में, ये 3रे रैंक में आ जाएगी। उधर महाराष्ट्र की राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले शरद पवार को लेकर सूबे की सियासत में भूचाल मचा हुआ है। क्या शरद पवार महाविकास अघाड़ी को बाय बाय कहने वाले हैं? क्या वो बीजेपी में जाने वाले हैं? चाचा भतीजे के बीच आखिर क्या चल रहा है? इंडिया गठबंधन ही नहीं बल्कि बीजेपी भी उनके अगले कदम को लेकर उधेड़बुन में है। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी प्रमुख शरद पवार एक अहम फैक्टर हैं। प्रदेश में 4 बार सत्ता संभाल चुके मराठा क्षत्रप कब कौन सा दांव चलने वाले हैं, इसे समझना बहुत मुश्किल रहा है। एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में इस चाणक्य के अगले कदमों की चर्चा को लेकर कयासबाजियां का दौर है। महाराष्ट्र सरकार और एनसीपी में हुए इतने बड़े उलटफेर के बाद भी ये समझना मुश्किल है चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार के बीच आखिर क्या चल रहा है। बीजेपी में भी इस मराठा चाणक्य को लेकर कई उधेड़बुन बनी हुई है। पार्टी ने अपनी तमाम योजनाएं इस बुजुर्ग सेनापति के चक्कर में मुलतवी कर रखी हैं। तो क्या महाविकास अघाड़ी से बाहर होंगे शरद पवार? क्या बीजेपी ज्वाइन करके शरद पवार कोई महत्वपूर्ण पद लेने वाले हैं? इन तमाम सवालों पर शरद पवार ने सिलसिलेवार तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया है। सुनिए। एक जो तालुका आहे त्या सगळ्या भागामध्ये प्रवास करत असताना जागोजाग अक्षरशः काही हजार लोकांनी माझं वाहन थांबवलं आणि त्यांची एक सहमतीची भूमिका आहे।
दरअसल शनिवार को दोनों पवार की मुलाकात के बाद एक अखबार ने पृथ्वीराज चौहान के हवाले से अपनी रिपोर्ट में दावा कर दिया था कि बीजेपी ने शरद पवार को केंद्र में कृषि मंत्री बनाने और नीति आयोग का अध्यक्ष बनाने का ऑफर दिया है। इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त हलचल मची हुई है। अखबार ने लिखा है कि बीजेपी की ओर से आए इस ऑफर में सांसद सुप्रिया सुले और विधायक जयंत पाटिल को मंत्री बनाने की भी पेशकश की गई है। हालांकि सुप्रिया सुले की ओर से इस तरह की कयासबाजियों को गलत बताया गया है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल कम नहीं हुई है, वो अब भी बनी हुई है। आपने मुझे सीधा सवाल किया है, मैं आपको सीधा जवाब ही दूंगी। मुझे किसी ने कोई ऑफर नहीं दिया है। सिर्फ 15 अगस्त का एक बड़ा सेल चल रहा है बहुत जगह, तो इसलिए कुछ महंगाई इतनी बढ़ी है तो शक्कर आटा कुछ सेल चल रहे हैं बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स में, मैंने पेपर में पढ़ा। वो ऑफर मुझे पता है, बाकी कोई ऑफर मुझे कांग्रेस पार्टी उसका कोई इस्तेमाल करके अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का जो प्रयास हो रहा है वो ठीक नहीं है। सर 31 तारीख को और 1 तारीख को इंडिया की मीटिंग है, उसमें उद्धव ठाकरे साहब का कहना है कि कोई भी बड़े नेता को इस इंडिया का संयोजक या एक बड़ा सेल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि पर्सनल पार्टी या जो पर्सनल दौरा वो इफेक्ट पड़ेगा। मैं देखो हम उद्धव ठाकरे जी के बयान पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये राष्ट्रीय इशू है, उनको जो भी उचित लगता है वो राष्ट्रीय मीटिंग के फोरम में रखें। लेकिन वो इंडिया के उससे पार्टनर भी हैं, उसमें बड़ी पार्टी और पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस बार उद्धव ठाकरे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। देखिए हमारा काम है यहाँ का संयोजन करने का काम है, बाकी एजेंडा का इशू जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर तय होगा। मेरे साथ कुछ कुलीग्स आए हैं, वो इंडिया के बारे में बात करेंगे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में जाऊंगा और वहाँ जो भी कोऑर्डिनेशन कर सकता हूँ करूँगा। निसंदेह देश के राजनीतिक भविष्य के लिए जो यहाँ बैठक होगी बिल्कुल वैसी होगी जैसे मुंबई में ग्वालियर टैंक पे 1942 में हुई थी अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो अब अंग्रेज तो है नहीं, उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने वाली वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये दूसरी इंडिया कंपनी है। उधर 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए को कड़ी टक्कर देने के लिए 26 विपक्षी दल एक मंच पर आ चुके हैं। इन दलों ने अपने गठबंधन को इंडिया नाम दिया है। सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का दावा तो कर रही हैं, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर अभी कुछ भी तय नहीं हो सका है। माना जा रहा है कि आगामी 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में बैठक कर इस पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हालांकि इस बीच दिल्ली में इस गठबंधन में दरार पड़ती नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस ने राजधानी की सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व की एक अहम बैठक हुई है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल समेत अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे। बैठक के बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने स्पष्ट कहा है, यह फैसला किया गया है कि उनकी पार्टी दिल्ली की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उनका अपना रास्ता है और बैठक में आम आदमी पार्टी या फिर गठबंधन पर कोई चर्चा नहीं हुई है। दरअसल दिल्ली में 3 मुख्य पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी। लोकसभा चुनाव को लेकर एक मंच पर आई विपक्षी पार्टियों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी शामिल है। ऐसे में कांग्रेस का राजधानी की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला गठबंधन के लिए किसी झटके से कम नहीं है। राहुल गांधी जी, खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी और दीपक बावरिया जी ने 3 घंटे की मीटिंग शुरुआत हुई संगठन को। ये संगठन कमजोरियां क्या है, उस पर कैसे काम किया जाए, सुझाव आए उसको कैसे हम मजबूत कर सकते हैं। दूसरा सुझाव ये आया कि लोकसभा 2024 की तैयारियां अब हमें करनी है, मकसद वही था। दिल्ली से पहले 18 राज्यों की मीटिंगें हो चुकी हैं लोकसभा की तैयारियों को लेकर। दिल्ली 19वां राज्य था, 24 कैसे जीतना है, और बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। जब इंडिया के सभी घटक दल बैठेंगे, सीट शेयरिंग पे चर्चा करेंगे, सब पार्टियों के राष्ट्रीय नेतृत्व आमने सामने बैठ के इस पे चर्चा करेंगे, तब पता चलेगा कौन सी पार्टी को कौन सी सीटें मिलती हैं। आज की बैठक में जो है पार्लियामेंट की चुनावी तैयारी के संदर्भ में बैठक थी। हमारे दिल्ली प्रदेश के सभी लीडर थे, सभी सेक्शंस के लोग थे, सभी समाज के लोग थे,
झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी के प्रतिनिधि भी थे, ऑटो रिक्शा यूनियन के प्रतिनिधि थे, सफाई कर्मचारी एसोसिएशन के प्रतिनिधि थे, और उसके साथ साथ जो है पंजाबी समाजों, वैश्य समाजों, दलित समाजों, पंडित समाजों, उनके भी बड़े बड़े लीडर, दिग्गज लीडर थे। और सभी लोगों ने मिलकर एक ही बात रखी थी कि आदरणीय खड़गे साहब और राहुल जी के सामने कि आने वाले दिनों में चुनाव में कांग्रेस पार्टी एक यूनिटी से अपने आप को जो है पूरी तरह से प्रस्थापित करने के लिए सब एकजुट होकर हर संभव प्रयास करेंगे। उधर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दे दी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले ही लाल किले की प्राचीर से इस योजना का ऐलान किया था। योजना के माध्यम से कौशल कार्यों को बढ़ाने वाले कामगारों का कौशल विकास किया जाएगा। उन्हें लोन की सुविधा और बाजार तक आसानी से पहुंचाने में भी मदद की जाएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद योजना से जुड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह योजना 13,000 करोड़ रुपए की है और इससे 30 लाख पारंपरिक कारीगरों को फायदा पहुंचेगा। विश्वकर्मा जयंती पर एक कार्यक्रम हम लागू करेंगे। इस विश्वकर्मा जयंती पर हम करीब 13-15 हजार करोड़ रुपया से जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, ज्यादातर ओबीसी समुदाय से, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए हम आने वाले महीने में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे और करीब 13-15 हजार करोड़ से उसका प्रारंभ करेंगे। और आइए अब जानते हैं कि क्या है विश्वकर्मा योजना। दरअसल विश्वकर्मा योजना के जरिए लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरीके से पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाया जाए, उसी का जिक्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे और इस विश्वकर्मा योजना को अब मंजूरी भी दे दी गई है। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।